हेलो माय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो यह है इसका फर्स्ट चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, यह बच्चों की सुविधाओं के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे पाठ को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें और इतिहास की सभी चीज़ों को बारीकी से समझ सकें। तो अब हम चलते हैं रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या फिर याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कैसा खेल खेला करते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। अब हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में हम नर्मदा नदी का भी पता लगाएंगे। उससे पहले उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं नर्मदा नदी की। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यह रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल शासक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़, फूल, जंगल के अन्य संपदों से भी संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक यानी कि शिकार भी किया करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के जीवन में भी हम देखेंगे कि कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। तो जो लोग शाकाहारी होते थे वह लोग जड़, फल या जंगल की जो कुछ संपदा होती थी उनको संग्रह करके रखते थे। लेकिन जो लोग मांसाहारी होते हुआ करते थे वह लोग शिकार करके उनका कच्चा मांस को इकट्ठा करके रखा करते थे। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाएंगे हम। उससे पहले हम इसकी कुछ जानकारी को देख लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले, क्या कह रहे हैं ये, 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले क्या करा, गेहूं और जौ की फसलों को उपजाया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया और गांवों में रहना शुरू किया। और जो उत्तर और पूर्व में गौरव तथा मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, इनको भी अभी हम देखेंगे। इनमें क्या हुआ, कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाए गए। वे स्थान विंध्याचल के उत्तर में स्थित हैं। देखिए अब हम देखते हैं इन चीज़ों को। नर्मदा नदी ये रही। यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले क्या करा, आखेटक यानी कि शिकार करने शुरू करे। और इनमें कैसे होते थे शिकारी होते थे दो तरीके के, मांसाहारी और शाकाहारी। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूँ और जौ को उपजाना शुरू करा। साथ ही गाँवों में रहना आरंभ कर दिया। और इसके साथ ही जो बैल हैं, बकरी हैं और गाय हैं, इन सभी को पालतू बनाना भी आरंभ कर दिया। और साथ ही यह हैं गारो पहाड़ियाँ और
विंध्याचल पहाड़ियाँ, इनमें लोगों ने चावल की खेती आरंभ कर दी। और नर्मदा नदी के पास तो हमें पता ही है कि लोगों ने जो है शिकार करना शुरू करा था, यानी कि संग्राहक भी बन गए थे। 2 तरीके के लोग हुए थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे दे रखा है सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ वह होती हैं जो किसी एक बड़ी नदी में ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, इनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। आइए और देखते हैं हम लगभग 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले, यानी कि वहाँ पर किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर क्या हुआ था, गांव बसे थे, लेकिन इन नदियों पर क्या हुआ था, नगर फले फूले हैं। और जो इनकी गंगा और जो सहायक नदियाँ हैं, इनके किनारे तथा जो समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ है, 2500 साल पहले। और सिंधु नदी के आसपास कितना हुआ है, 4700 वर्ष पहले। और सुलेमान किरथर पहाड़ियों के आसपास हुआ है 8000 वर्ष पहले। अब देखिए यह है गंगा नदी, ठीक है। सब इसके पास कब हुआ है, 2500 वर्ष ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है यह सिंधु घाटी के नाम से भी जानी जाती है। तो इस घाटी में क्या हुआ, लोगों ने अपना जीवन आरंभ करा है 4700 ईसा वर्ष पहले। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में थे आज 8000 वर्ष पहले ही आरंभ कर दिया गया था। तो जो सहायक नदियों की बात करी थी, देखिए ये है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ठीक है। सतलुज और व्यास, इन 5 नदियों से मिलकर सिंधु नदी का निर्माण हुआ है। तो इंसान के रहने के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति भी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कहीं भी जाकर रहने लग जाते हैं। सभी चीज़ों के लिए भौगोलिक स्थिति भी बहुत ही आवश्यक होती है। तो जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, सिंधु नदी, नर्मदा, विंध्याचल और गारो, ये सभी जो जगहें हैं, और गंगा नदी, ये सभी क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ की जो ज़मीन होती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया होगा। अब हम देखते हैं गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। अभी हमने देखा था गंगा नदी, अब हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध नाम से प्रसिद्ध था, जो कि एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वर्तमान में तो इसको बिहार कहते हैं। और यह जो विशाल राज्य स्थापित किया था, यह देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे अन्य जो राज्य थे उनकी भी स्थापना की गई थी। चलिए अब हम पहले सोन नदी का पता लगाते हैं। देखिए यह है गंगा नदी, ये गंगा नदी है और यह है सोन नदी। तो इस एरिया में यहाँ पर होगा कोई मगध राज्य जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, और जो इसके शासक थे वह बहुत ही कुशल थे। और यह मगध नाम से बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, लेकिन आज के टाइम में इसको बिहार नाम से जाना जाता है। और ये जो सोन नदी दिखा रखी है, यह भी क्या है, सहायक नदी है किसकी, गंगा की। और इधर से भी ये काफ़ी नदियाँ आ रही हैं, यमुना, चंबल, ये सभी भी गंगा में जाके मिल जाती हैं। और आगे जाके क्या करती हैं इस एरिया में, ये देखिए भारत में इधर पूरब की साइड जाती हैं ये। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह पूरब से लेके पश्चिम की साइड जाके दक्षिण में मिल जाती हैं, और यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। मानचित्र तो अभी हमने देखा था, अब हम देखेंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या था? दक्षिण एशिया है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और जो अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार है आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। जो दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री तथा पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पूरा जो पार्ट है ये तो एशिया है,
लेकिन इसमें जो ये इतना सा हिस्सा आ रहा है ना, ये नीचे का दक्षिण जो भाग है, यह इधर तो समुद्रों से घिरा हुआ है। आइए आपको थोड़ा सी झलक दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, पूरा मैप तो नहीं है ये विश्व का, लेकिन ये थोड़ा सा मैप है। तो ये जो है भारत दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, और इधर है पाकिस्तान, इधर है अभी दिखाते हैं, इधर है अफ़गानिस्तान, और इधर है ईरान, इराक। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये भौगोलिक स्थिति बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर का जो एरिया है यह तो सागरों से और महासागरों से घिरा हुआ है, इधर का पार्ट भी। और यहाँ पर जो है इस एरिया में भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी पाई जाती है, तो इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि लोगों ने सदैव यहाँ से पढ़ते हैं अब हम। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। अब आप खुद ही सोचिए कि लोग यात्रा क्यों करते हैं? अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए, अपने आवास के लिए, रोजगार के लिए, या फिर अपनी कोई जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या फिर अपनी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, या फिर अपने जो व्यापारी होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। तो इतिहास में भी ऐसा ही होता था। देखिए, अब यहाँ पर लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यह यात्रा क्या होती थी? जोखिम भरी होती थी। ऐसा तो है नहीं हम पर्वतों पे एकदम से चढ़ जाएंगे, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। रेगिस्तान में इतनी तपती धूप होती है कि उसमें चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन लोग क्या करते थे? संघर्ष करते थे, क्योंकि यह रास्ते बहुत ही जोखिम भरे होते थे। फिर भी यह जो यात्रा होती थी यह असंभव नहीं होती थी। कभी कभी जो है लोग, अभी हमने क्या बताया था, लोग काम की तलाश में, या फिर ये कह रहे हैं कि जो कभी कभी क्या होता था कि लोग काम की तलाश में जाया करते थे, या फिर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती थी, तो लोग इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी जो सेना होती थी वो दूसरे क्षेत्र पर विजय कर लेती थी, तो जो विजयी जो हाथ क्या हुआ हिस्सा होता था वह क्या होता था, उसको जीत लेते थे। तो लोग जो कमज़ोर क्षेत्र के व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो उस विजयी क्षेत्र में जाना उनको पड़ता था। और इसके अतिरिक्त क्या होता था, जो व्यापारी होते थे वो अपना काफ़िला लेके चला करते थे, किस पर? जहाज़ों पर, और अपनी जो मूल्यवान वस्तु होती थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। और जैसे कि धार्मिक गुरु होते थे, यह अपनी शिक्षा और जो सलाह होती थी वो उसको एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक दिया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को जानने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। मान लीजिए जैसे वैज्ञानिक होते हैं या फिर कोई दार्शनिक होता है, वह क्या करेगा? अपनी चाह के लिए वो इधर से उधर यात्रा करेगा ताकि उसको कुछ नया मिल जाए, और डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? यह एक क्वेश्चन आया है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। आप खुद ही बताइए, लोग यात्रा क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़, रोज़गार के लिए, अपने आवास के लिए, क्योंकि जो पहाड़ियों में जो जीवन होता है वह बहुत ही कठिन होता है, तो वो मैदानी क्षेत्रों में जाकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वहाँ मैदानी क्षेत्रों में जो जीवन होता है वह बहुत ही सरल होता है। और पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो उपमहाद्वीप है यह जो है प्राकृतिक सीमाओं से बना हुआ है। प्राकृतिक सीमाएं जो हैं इसका निर्माण करती हैं, और जो लोग हैं वह क्या करते हैं कि इन सीमाओं को पार करना असंभव नहीं था। भाई किसी भी पर्वत को, पहाड़ी को या समुद्र को पार करना इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऐसी चाह रखी वो इन पर्वतों को और इनकी ऊंचाइयों को छू सके, और जो समुद्र है उसी गहराइयों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, मतलब भाई ऐसा तो है नहीं, मैंने अभी बताया था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा शिक्षा दीक्षा के लिए, अपने व्यापारी अपने माल के लिए, और जो धर्मगुरु थे वो अपनी शिक्षा के लिए दिया करते थे। तो जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर जो लोग हैं वो
बाहर से भी आया करते थे और अपनी संस्कृति को वो लेके आया करते थे। अब जब आप खुद सोचिए, यहाँ पर एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है। जब यहाँ से लोग इधर से इधर जाएंगे और ये बात दूसरे स्थान के लोग पहले स्थान पर आएंगे, तो ये अपनी कुछ संस्कृति को, कुछ परंपराओं को साथ में लेकर आएंगे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर बस जाएंगे तो क्या होगा, अपनी संस्कृति का थोड़ा बहुत ये आदान प्रदान कर लेंगे। और जब आदान प्रदान कर लेंगे तो जब संस्कृतियाँ होती हैं वो किसी जैसे कुछ काम भी करती हैं, जैसे कि पत्थर तराशने का, संगीत रचने का, या फिर यहाँ तक कि अपने जीवन के लिए भोजन के नए नए तरीक़ों के बारे में भी एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिलती है तो क्या होता है, उनके विचार जो है वो आदान प्रदान होते हैं। साथ ही उनके जो भोजन बनाने का तरीका है वह भी तो आदान प्रदान होगा। आप खुद सोचिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए आप यहाँ किसी भी देश से दूसरे देश में चले जाएं, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले जाएं, तो वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो भौगोलिक जो क्षेत्र है या इतिहास है, वो सभी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। लेकिन जब लोग वहाँ बसना शुरू कर देते हैं तो वो एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना आरंभ कर देते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी किया है। अब हम देखते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब हम आपको सीधा सीधा एक चीज़ समझाते हैं। यह है एक बॉर्डर लाइन, यहाँ रहते हैं भारतीय जिनको बोलते हैं भरत, ठीक है। इधर है ईरान। तो जब यहाँ के लोग इधर आया करते थे तो इनकी डिक्शनरी में शाह वर्ड का कोई जो शाह वर्ड है उसको ये हा बोला करते थे। तो जब ये जो सिंधु नदी है जब उसको पार करते थे, तो जब ये इस नदी को पार कर रहे हैं तो ये सिंधु तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में शाह शब्द तो है ही नहीं, शाह शब्द है ही नहीं, तो ये क्या बोलेंगे, उसको है बोलेंगे। तो ये सिंधु को बोला करते थे हिंदू, ठीक है। और जब यह इस नदी को एक मिनट, जब यह इस नदी को, ये नदी है और जब यह सिंधु है, ठीक है, सिंधु नदी को हम पार करके इधर आएंगे, तो जब इनकी डिक्शनरी में स है ही नहीं, तो स को बोलते हैं ये है। तो जो भारत यहाँ लोग रहते थे इस एरिया में, अभी दिखाते हैं हम, यहाँ थी वो बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब जब लोग इधर से इधर आएंगे तो जो ये सिंधु नदी है इसको बोलते थे वो हिंदू। तो जो लोग इधर रहते थे इस एरिया में, तो उनको उन्होंने बोला हिंदू लोग बोलना उनको शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने इंडिया का जो शब्द है उसको संस्कृत में तो सिंधु कहा जाता है, लेकिन ईरानी और जो यूनानी थे वह जब 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आए, तो इन्होंने ईरानियों और जो यूनानियों जो थे सिंधुओं को देखिए क्या कहा, हिंदू या इंदोस कहना शुरू कर दिया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहने लगे। अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये इंडिया क्यों कहते हैं। भरत, देखिए इन्होंने भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। जो यह उल्लेख ऋग्वेद की जो पुराण है, ऋग्वेद जो वेद हैं, इनके 3500 ईसा पूर्व पुराने हैं। इसमें इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। लेकिन आप खुद देखिए कि जो इंडिया है इसको इंडोज बोला करते थे, ठीक है। इंडिया को क्या बोला करते थे, इंडोज। संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। और जो यूनानी, जब ये यूनानी इधर आए, सिंधु को इन्होंने बोला हिंदू, ठीक है। सिंधु नदी जो थी उसको तो इन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया। और जब हिंदू बोलना शुरू कर दिया, और जब यहाँ जो इधर पूर्व और उत्तर में जो लोग, उत्तर और पश्चिम में जो लोग रहा करते थे पूरब की साइड में, इनको क्या बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, भरत नाम तो इनका पहले ही था, लेकिन इन्होंने बोला है इंडोस या फिर हिंदोस या फिर इंदोस, ठीक है। अब इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। अब हम देखिए ताड़पत्र,
ये जो पांडुलिपि है लगभग ये है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष ईसा पूर्व बोलेंगे हम, क्योंकि ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब के बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया जाता था और भुज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी यह पांडुलिपि को यहाँ देखा जा सकता है। अभी हम देखेंगे कौन सी है पांडुलिपि, पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ये जो पांडुलिपि है यह 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और यह किताब बनाने के लिए पहले, अब तो किताब किससे बनती है? पेपर से बन जाती हैं, जो वो भी आपको पता हो तो वो पेड़ों से ही बनती हैं। तो उस ज़माने में भी क्या हुआ करता था, इतनी सुविधा तो थी नहीं, लेकिन जो ताड़ का पत्ता होता है उसको वो काट के अलग अलग हिस्सों में बांध लिया करते थे और जो भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही अभी आपको हम भुज पेड़ की छाल की एक पांडुलिपि दिखाते हैं। ये देखिए, यह है भुज जो पेड़ होता है उसकी बनी हुई, उसके पत्तों की बनी हुई एक पांडुलिपि। पांडुलिपि कब होती थी? जब ये लिखा जाता था। ये जो लिखा हुआ है ये पांडुलिपि ही कहलाती है। अब अतीत के बारे में कैसे जाने, यह भी तो बहुत बड़ी चीज़ आती है ना, कि हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। यह बहुत ही मतलब आज हम भी जिस जीवन में रह रहे हैं, हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम या तो अभिलेख देख सकते हैं, सिक्कों से हम पता कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, मनुष्य तो कुछ एक टाइम के बाद मर ही जाता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह या तो कुछ लिखकर उस चीज़ को छोड़ के जाएगा ताकि दूसरे को समझ में आ सके। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है कि अतीत के बारे में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती थी, क्योंकि उस समय पर मशीन तो थी नहीं, लोग हाथ से ही लिखा करते थे। और हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट माने होता है लिखा हुआ। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ अभी हमने बताया था कहाँ किस चीज़ से लिखी बनती थी? ताड़ पत्रों से। ठीक है, और भुज जो नमक पेड़ होता था उसकी छाल से इनको तैयार किया जाता था। जो ताड़ पत्र तथा ये कहाँ मिलते थे? हिमालयों के क्षेत्र में उगाए जाने वाले हिमालय के क्षेत्र में मिलते थे, सीधी सी बात है। ठीक है, भुज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इन पांडुलिपियों के बारे में ही इन्होंने अभी बताया है। अब तक हमने जाना कि पांडुलिपि कैसे बनती है। अब हम आगे जानेंगे इनका प्रयोग क्या होता है। पांडुलिपियाँ जो हैं इनका प्रयोग यही है कि यह इतिहास जानने में बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गईं और कुछ आज भी मौजूद हैं। यह जो पांडुलिपियाँ हैं यह हमें मंदिरों से और बिहारों से प्राप्त हुई हैं। जो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी की प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। जो ये पांडुलिपियाँ हैं इनके अंदर समस्त चीज़ों का अध्ययन मिलता है। जैसे धार्मिक जो मान्यता और व्यवहार होते थे उनके बारे में, या कोई राजा है वह अपने जीवन के बारे में लिखवा देता था, या जो औषधियाँ होती हैं, या विज्ञान की जो कुछ, जैसे विज्ञान है, विज्ञान में कुछ खोज हुई या फिर कोई महत्वपूर्ण तिथि है उसको भी इसमें चर्चा में डाल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है जैसे महाकाव्य हैं, नाटक हैं, कविताएं हैं, इन सबको भी संस्कृत में भी लिखे हुए मिले हैं। जो पांडुलिपियाँ हैं कुछ तो ये प्राकृत भाषा में मिली है, कुछ तमिल में मिली है। जो प्राकृत भाषा है यह आम बोलचाल की भाषा होती थी, ये जो प्राकृत भाषा है। तो कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं वह प्राकृत भाषा में भी मिली हैं। अब अभिलेख जो होता है, जैसे कोई पत्थर है, ये पत्थर है और इस पे तराश करके इस पे कुछ लिख दिया गया, तो ये होती है हमारी अभिलेख। और अभिलेखों का प्रयोग
जो है अधिक समय के लिए अपने जो जानकारी है उसको सुरक्षित करने के लिए किया जाता था। जो अभिलेख हैं वह पत्थरों पर, धातुओं पर या किसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि कागज़ को या किसी भी पत्ते को इतने लंबे समय तक सुरक्षित कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए जो कठोर पत्थर होते थे इन पर ही इन अपने जो अभिलेख थे इनको ये सुरक्षित रखे सकते थे। इनमें राजा रानियाँ जो होते थे या कोई स्त्री पुरुष थे वह अपने कार्यों के विवरण दिया करते थे। उदाहरण के लिए जो ये जो अभिलेख है यह अफ़गानिस्तान के कंधार ज़िले में यह 2250 ईसा पूर्व है। और यह अभिलेख किसने बनवाया था? अशोक नामक एक शासक हुए थे, उन्होंने बनवाया था। इसके बारे में हम अध्ययन 8 में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो कठोर सतह पर इनको लिखवाया क्यों जाता था या क्या क्या इनमें कठिनाइयाँ आती थी। लिखवाया इसीलिए जाता था ताकि इनको लंबे समय तक सुरक्षित कर सकें। और जो भी इनमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि किसी भी कागज़ पे भी लिखना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक पत्थर पे तराश करके उस पर लिख पाना, तो यह भी बहुत एक कठिन कार्य था। इसके अतिरिक्त जो हम अतीत के बारे में कई चीज़ों से जान सकते हैं, जैसे कि चित्रों से, मूर्तियों से, हथियारों से, बर्तनों से और सिक्कों से या स्मारकों से, इन सब चीज़ों से के माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और जो लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व जो इनकी खोज करते हैं, जैसे कि हमें एक आभूषण मिला और इस आभूषण के आधार पे हमने इस जगह पर खुदाई कर दी और यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, तो जो इन चीज़ों को खोज रहा है वो पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अब। जैसे मान लीजिए उनको एक पात्र मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सभी ने सुना हुआ है। जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए एक पात्र मिला और इस पात्र के आधार पर हमने बहुत खुदाई करी, तो हमें पूरा एक नगर मिला, एक सभ्यता मिली। तो यह क्या है, पुरातत्व जो विद हैं उन्होंने खुदाई करके इसको प्राप्त किया है। और जो इतिहासकार होते हैं वह इनके बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इनको एकत्रित करके एक पूरा ब्यौरा बना लेते हैं और इस ब्यौरे को पेश करते हैं। और जो ये पुरातत्ववाद थे ये पत्थरों से, पक्की ईंटों से खुदाई में जो मिलते हैं, ठीक है, जानवरों, चिड़िया, मछली, इन सब की खालों से हड्डियों से, और अन्न का जो अन्न है वो अन्न के दानों से या लकड़ी के कुछ जो जले हुए लकड़ी जो जल जाती है उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं उनसे, इन सभी चीज़ों से वह इतिहास के बारे में पता लगा लेते हैं। जो अब देखिए ये प्राचीन नगर से एक पात्र प्राप्त हुआ है, ये वाला पात्र ये 4700 वर्ष ईसा पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला है और यह गंगा किनारे पर एक सिक्का प्रयोग किया जाता था ईसा पूर्व 2500, क्योंकि ये गंगा किनारे की बात है और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात आ गई ना, क्योंकि सिंधु नदी के पास वाली जो सभ्यता होगी जो वहाँ फली फूली होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जानी जाएगी। और आगे देखते हैं अब हम। जो पांडुलिपियाँ होती हैं और अभिलेख होते हैं या पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी होती है, अभी हमने बताया कि जो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इन सबको आपस में जोड़ करके जो इतिहासकार होते हैं वह इनका अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कौन सी सभ्यता थी और किस राजा ने ये नगर को स्थापित किया, या कुछ भी जो पुरातत्ववाद खोजते हैं, ठीक है, उन सबको क्या बोला जाता है? स्रोत। इतिहासकार इस शब्द को स्रोत बोलते हैं। जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे सिक्के स्रोत हैं या मूर्तियाँ स्रोत हैं, और जो अवशेष मिलते हैं किसी भी चीज़ के, दान अन्न के या चिड़िया की हड्डियों के या मछली की हड्डियों के, ये सब इन चीज़ों का क्या बोला जाता है? स्रोत बोला जाता है। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वह होता है जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत से प्राप्त होते ही
जो स्रोतों के प्राप्त होते ही जो अतीत के बारे में बहुत पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे भी हमें स्रोत मिले, जो पुरातत्वविद होते हैं, ये स्रोत, इनको एक स्रोत मिला, इन्होंने सभी स्रोतों को खोज लिया, फिर इतिहासकार इन सभी को जोड़ करके एक किताब को या एक पुस्तक को तैयार करता है, तो हमें ये पढ़ना बहुत ही रोचक लगता है। ठीक है। इतिहासकार जो और पुरातत्ववाद जो है, ये एक जासूस होते हैं एक तरीके के, क्योंकि ये किसी भी एक छोटी सी बिंदु को लेकर भी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को खोजते हैं। अब आगे देखते हैं, अतीत एक या अनेक। अब जैसा कि हम जानते हैं, सबका अतीत अलग अलग होता है। हमारा अतीत कुछ और है, जो हमसे पहले लोग रहे हैं उनका अतीत कुछ और है। जैसे कि कृषि होता है, कृषि होती है, जो कृषि में लगे लोग होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने अतीत के बारे में कहानियाँ या किस्से लिखें। लेकिन जो राजा रानियाँ होते हैं, वह अपनी विजयों की, अपनी जो विजय करी है उन्होंने, और जो उनके उत्तराधिकारी हुए हैं, उनके बारे में जानकारियों को एक जगह पर लिखा जाता है। और जो इतिहासकार होते हैं, वह इन चीज़ों को पढ़ के हम आज के ज़माने में भी उनका प्रयोग करते हैं। अब अतीत शब्द जो है, यह बहुवचन का एक शब्द है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब देखिए, जैसे कोई व्यापारी है, उसका जीवन का जो इतिहास होगा वो कुछ और होगा, रीति रिवाज उसके कुछ और होंगे। एक शिकारी के रीति रिवाज अलग होंगे, और एक जो राजा रानी होगा, उसके जीवन का इतिहास कुछ और होगा। कृषकों का, पशुपालकों का, इन सभी का जो जीवन है, उनके रीति रिवाज सभी के भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं। अब आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल आदि को संग्रह करके बनाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि इनके बारे में हमें आज पता चला है, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ होगा या हमें कुछ अवशेष मिले होंगे। लेकिन जो व्यापारी हैं या कोई कृषक है पुराने बहुत समय पहले का, उसके बारे में हम नहीं मालूम चलता। इसी वजह से सभी का इतिहास जो है वो अलग अलग होता है। और इसके अतिरिक्त ये चीज़ें हमने भी पढ़ी है कि इसके अतिरिक्त देखिए कि उस समय के जो शासक थे अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। और जो शासक होते थे, वह अपने द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ बहुत ही अधिक जो विस्तार से लिखवाते थे। लेकिन जो कृषक होते थे या शिकारी होते थे, मछुआरे होते थे, या पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथियों का मतलब क्या होता है? अब देखिए, तिथियों का मतलब, अगर हमसे कोई किसी डेट के बारे में पूछता है, तो हम आज क्या कहते हैं? 2001, 2002, 2003 या 1900 हम बताते हैं। तो हमें ईसा पूर्व थोड़ी कहते हैं, हम BC नहीं कहते, हम ईशा कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ये 2000 है, ये 2000 वर्ष जो हैं, इनका तात्पर्य क्या है? जो ईसाई धर्म है, उनके जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से ही हम इसको मानते हैं। जो मसीह के जो जन्म है, ईसा मसीह, उनके जन्म के पूर्व की जो तिथि होती है उनको ईशा पूर्व बोलते हैं, जो लेकिन जन्म के बाद की हैं उनको ईशा बोलते हैं। ये आरंभिक बिंदु है। अब देखिए, इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में जो BC होती है उसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। और कभी कभी हम जो तिथियाँ होती हैं उनको AD भी बोलते हैं। AD हिंदी में ईशा लिखते हैं, और इसको एनो डोमिना कहते हैं। और यह दो शब्दों से बना है, लैटिन शब्द जो होता है उनके 2 शब्दों से बना है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो वर्ष, जो ईसा मसीह उनके जन्म से जो पहले हैं उसे ईशा पूर्व बोलते हैं, और जो बाद की बात है उसे ईसा कहते हैं हम। ठीक है। कभी कभी जो AD है की जगह पे हम क्या कर देते हैं, इस CE BC की जगह पर BCE का प्रयोग भी कर लेते हैं। C अक्षरों का प्रयोग भी कॉमन ईरा के लिए किया जाता है, और BCE का
बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग करा जाता है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षर का भी प्रयोग करता है, जिसका मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले, BP बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ये सभी चीज़ें ईसा मसीह जो हैं उनके जन्म से पूर्व की जो तिथियां होती हैं हम उन्हें ईसा पूर्व गिनते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की हैं उन्हें ईसा बोलते हैं। यह आन्यंत्र, इसमें क्या है, हम जैसे कि हमने देखा जो अभिलेख होते हैं वह किस पे, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करे जाते हैं। ठीक है, और अभिलेख जो हैं वो 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, ऐसा भी होता है। और जो सभी अभिलेख हैं उनकी लिपियाँ और जो भाषा है वो समय के अनुसार बदलती गई हैं और समय के अनुसार उनकी भाषाओं में भी परिवर्तन आया है। लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका में एक उत्तरी जो अफ्रीका है उसमें एक देश है मिस्र। मिस्र देश में ये एक अज्ञात लिपि मिली है। ठीक है, ये एक अज्ञात लिपि है। इसका हम ये 5000 वर्ष ईसा पूर्व की एक राजा रानी की लिपि है जिन्होंने इसको लिखवाया था। तो अब देखिए ये एक अनुमान के द्वारा ही हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सही एकदम करेक्ट हम नहीं बता सकते कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम अब। ठीक है, अब देखिए ये जो मिस्र में अभिलेख मिले हैं ये ज्ञात लिपि से हुए हैं, लेकिन जो ये अभिलेख हैं ये मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक स्थान पर एक कस्बा मिला है, वहाँ पर मिले हैं। यह जो उत्कीर्ण करवाए हैं पत्थर पर, यह कहाँ पर मिले थे, दो भाषाओं में मिले हैं और 2 लिपियों में मिले हैं, यूनानी और मिस्र। अब कुछ विद्वान जो होते हैं वो यूनानी पढ़ लेते हैं और कुछ जो होते हैं मिस्री लिपि को पढ़ लेते हैं। इन दोनों को मिला करके इन्होंने इसको पढ़ने में इन्हें सफलता मिली है। अब देखिए ये है कि अब एक क्वेश्चन है, कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम इन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। और ये उपयोगी शब्द हैं यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्ववाद, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात। और अब देखिए नर्मदा नदी के आसपास क्या हुआ था, आखेटक और संग्राहक हुए थे। मगध क्या था, एक सबसे बड़ा पहला राज्य था। गारो पहाड़ियाँ क्या हुआ था, आरंभिक कृषि शुरू हुई थी। सिंधु घाटी और इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था, लगभग प्रथम नगर बसे थे। और गंगा घाटी के आसपास लगभग 2500 ईसा पूर्व के नगर बसे थे। तो ये चैप्टर हमारा अब समाप्त होता है।